नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम राष्ट्र साहित्य के बारे में बात कर रहे थे और इससे पहले जो हमने है बात की राष्ट्र साहित्य की विशेषताएं और आपके जो खुमान राष्ट्र है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे बीसल देव राष्ट्र के बारे में। अगर हम इनके बारे में बात करें साथियों तो इनके रचनाकार कौन हो जाएंगे? आपके नरपति नालय। बीसल देव राष्ट्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? नरपति नालय। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इनके रचनाकार नरपति नालय हैं। इनके रचनाकाल का बस साथियों समय के बारे में हम बात करें तो इनका जो समय है वो माना जाता है 1155 ईस्वी। समय क्या माना जाता है? 1155 ईस्वी माना जाता है। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार 1155 ईस्वी माना जाता है और आपका यही जो है सर्वमान्य मत माना जाता है। ठीक है, संवत 1272 साथियों इनके जो जन्म है इसके संबंध में उन्होंने बहुत ही शानदार पंक्ति लिखी है और उन्होंने क्या लिखा है कि संवत 1272 मजारी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी। संवत 1272 मजारी जेठ बुद्धि जेठ नवमी बुधवारी। नालय रसायन आरंभ करी शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। नालय रसायन आरंभ करी शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। ये जो है उनके जन्म के जो उनका जन्म है उसके संबंध में लिखी गई है पंक्ति। और अगर मैं यहाँ बात करूँ साथियों आपके सामने तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं आपका यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो आपके शुक्ल जी के अनुसार है तो उन्होंने कहा था विक्रम संवत 1212 ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा है कि इसका रचनाकाल 1155 ईस्वी माना जाता है। किसका? बीसल देव रासो का। ठीक है, यहाँ आपके बुद्धि नवमी का मतलब आपके यहाँ बुद्धि का मतलब कृष्ण पक्ष है। ठीक है, कृष्ण पक्ष। संवत 1272 यानी कि 1272। ठीक है, विक्रम संवत। अगर इसमें से आप जो है ईस्वी सन निकालने के लिए आपको 57 माइनस करना पड़ेगा। जेठ यानी ज्येष्ठ माह, बुद्धि यानी कृष्ण पक्ष नवमी, कृष्ण पक्ष की नवमी बुधवारी यानी आपके जो बुधवार। ठीक है, नाला रसायन आरंभ करी शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि साथियों बीसल देव रासो है इनका समय जो है अलग अलग कवियों ने लेखकों ने अलग अलग माना था। मोतीलाल मेनारिया है, ये भी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया मोस्ट है कि मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जो है बीसल देव रासो का समय क्या माना जाता है। तो आपका जो है 16वीं शताब्दी माना था। ठीक है, माता प्रसाद गुप्त ने क्या माना था? तो आपके 14वीं शताब्दी माना था। मिस्र बंधुओं के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि बीसल देव रासो का समय क्या माना जाता है तो आपके विक्रम संवत 1220 माना जाता है। किनके अनुसार? मिस्र बंधुओं के अनुसार। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया था। किसका संपादन? बीसल देव रासो का जो संपादन है माता प्रसाद गुप्त ने किया था। और इसके अंदर अगर हम छंदों की बात करते हैं साथियों आपके 128 छंद है। कहीं कहीं आपको 125 देखने को मिलेंगे जो कि गलत है साथियों। जो आपके बीसल देव रासो है इसके अंदर 128 छंद हैं। अगर इसके काव्य रूप के बारे में हम बात करते हैं इसका काव्य रूप कौन सा है? मुक्तक एवं गेय रचना के रूप में इनका जो काव्य रूप है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनका प्रधान रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। प्रधानता कौन से रस को दी गई है? तो वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार में भी कौन सा? वियोग श्रृंगार रस को प्रधानता दी गई थी। यहाँ हम नायक के बारे में बात करते हैं। बीसल देव रासो में जो नायक है वो कौन? आपके बीसल देव तृतीय हो जाएंगे। और अगर हम बात करें इनको विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बीसल देव रासो को। ठीक है, और ये आपके अजमेर के चौहान वंशी शासक है। कौन? बीसल देव रासो। ठीक है, ये आपके अजमेर के चौहान वंशी शासक भी हैं। अगर हम नायिका के बारे में बात करते हैं कि नायिका कौन है तो नायिका आपके राजमती हो जाएगी बीसल देव रासो की नायिका। ठीक है, बीसल देव की पत्नी एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री। कौन? राजमती। आपके बीसल देव की तो पत्नी हो जाएगी जो आपके नायिका के रूप में है। और आपके जो मालवा के भोज परमार है इनकी पुत्री कौन है? आपके राजमती। ठीक है, आपको इनकी जो प्रेम कहानी है वो भी बहुत शानदार है। कभी अलग से बताऊंगी क्लास के अंदर कि इसकी जो प्रेम कहानी है बीसल देव रासो की और राजमती की बहुत शानदार है, तो फिर कभी सुनाऊंगी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं बीसल देव रासो का कथानक कितने खंडों में विभक्त है साथियों? तो 4 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। आपका एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि बीसल देव रासो का कथानक कितने खंडों में विभक्त है? तो 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में क्या है आपके इसमें? तो प्रथम खंड में आपके बीसल देव रासो जो आपके बीसल देव है वो और उनकी पत्नी राजमती के विवाह का वर्णन है। किसमें? प्रथम खंड में। साथियों आपका जो ये बीसल देव रासो का कथानक है ये आपका बिल्कुल मोस्ट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछने का तरीका है इसके अंदर। एक तो कैसे पूछा गया था कि बीसल देव रासो के 4 खंड है, निम्न में से कौन सा कथन जो खंड है उसके बारे में गलत
जो गलत है वो दिया गया है। ठीक है, तो आपको चारों खंड अच्छे से याद रखना है। दूसरा, आपको किसी भी खंड को देख के पूछ सकते हैं कि प्रथम खंड में बिसल देव रासो का जो खंड 4 खंड है उसमें से प्रथम खंड में कौन सा जो है वर्णन दिया हुआ है, तो आपको वो भी याद रखना है। बिसल देव रासो का कथानक में कितने खंडों में विभक्त है, तो 4 खंडों में विभक्त है। तो आपको लगभग ये पूरा जो है अच्छे से याद रखना कंटेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिसल देव रासो के जो प्रथम खंड है इसमें क्या दिया हुआ है, तो आपके बिसल देव और राजमती के विवाह का वर्णन दिया हुआ है। द्वितीय खंड के बारे में हम बात करते हैं। इनका जो द्वितीय खंड है उसमें राजमती से रुष्ट होकर कौन, बिसल देव का उड़ीसा जाना और वहां रुकना। साथ तो कभी तो इसके अंदर आपके जो मैं इसमें बात करूं तो कभी तो बिसल देव रासो का जो है इसमें वहां आपका जो ये रुकते हैं उड़ीसा जाना और वहां जाकर कभी बहुत सारी बुक्स है उसके अंदर तो इसमें 1 दिन लिखा हुआ है और कहीं इसमें 12 दिन जो आपका 12 है 12 जो है 12 वर्ष तक लिखा हुआ। ठीक है, कहीं तो 1 वर्ष या फिर कहीं 12 वर्ष लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको दोनों कन्फ्यूजन है, मैं भी इस बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि एग्जामिनर कभी क्या माना है कभी क्या माना है। ठीक है, आपको दोनों ही याद रखना है कि द्वितीय खंड में राजमती से रुष्ट होकर बिसल देव का उड़ीसा जाना और वहां रुकना। ठीक है, तृतीय खंड के बारे में हम बात करते हैं तो राजमती के विरह का 12 मासा पद्धति में वर्णन एवं बिसल देव का उड़ीसा से लौटना वापस। ठीक है, ये तृतीय खंड के अंदर दिया हुआ है। चतुर्थ खंड के बारे में हम बात करते हैं। चतुर्थ खंड में क्या दिया हुआ है, तो आपका चौथा खंड है उसमें आपके भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को गढ़ ले जाना एवं बिसल देव द्वारा उसे अजमेर लाना। ठीक है, तो आपके चौथे खंड में क्या दिया हुआ है, भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को गढ़ ले जाना एवं बिसल देव द्वारा उसे अजमेर लाना, ये आपके चौथे खंड में दिया हुआ है। तो चारों खंडों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें विशेष तथ्य है कुछ। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, किसमें, बिसल देव रासों में। साथियों ये पहले से कंटेंट इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि हाथों हाथ क्लास के अंदर लिखना और फिर समझाना तो कम से कम आपकी क्लास जो है वो 1-1.5 घंटे की हो जाती है। ठीक है, और ऐसे जो आपकी क्लास है मैं पहले से जो है लिख के रख लेती हूँ, उससे क्या कि आपकी क्लास जो है वो 15 मिनट की लास्ट 20 मिनट की जो क्लास है उसमें आपका जो पूरा एक पार्ट है वो खत्म हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा समय को, आपको पता है कि समय सबके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो समय आपका भी महत्वपूर्ण, समय मेरे लिए भी बहुत कीमती है। तो दोनों का ध्यान रखते हुए मैं जो है जो आपके पीपीटी है पहले से बना के रख लेती हूँ ताकि मुझे वापस दोबारा डायरेक्ट समझाने का काम रहे, पूरा फोकस मेरा समझाने में रहे। ठीक है, तो अब हम यहाँ विशेष तथ्यों के बारे में बात करते हैं। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ, किसमें, बिसल देव रासों में। यह श्रृंगारिक विरह प्रदान गेय काव्य है, यह आपको पता है एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार रीट में पूछा गया था। यह श्रृंगारिक विरह प्रदान गेय काव्य है, कौन सा, बिसल देव रासों। 12 मासा वर्णन का प्रयोग किसमें हुआ था, बिसल देव रासों में 12 मासा वर्णन का प्रयोग हुआ था। इसमें राजस्थानी, ब्रज और मध्य देशी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें राजस्थानी, ब्रज और मध्य देशी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। नरपति नालन ने बिसल देव रासों को स्त्री रसायन कहा है, मोस्ट है कि स्त्री रसायन किसने कहा था, तो नरपति नालन ने बिसल देव रासों को क्या कहा है, स्त्री रसायन कहा है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि बिसल देव रासों के बारे में प्रमुख आलोचक के मत कौन कौन से हैं। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले तो इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। यह कथन किसका है साथियों, बिसल देव रासों के संबंध में। तो यहाँ हम बात करते हैं कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा यह कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। ठीक है, तो आपका ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था किसके संबंध में, बिसल देव रासों के संबंध में। साथियों यहाँ मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि आप लोग ये जो आपके सामने नोट्स हैं, आप अगर इनके भी जो है नोट्स बना लोगे अच्छे से तो आपका जो पेपर है 100% तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि आपको पता है आज दिन तक किसी किताब कोई भी ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसने 100% क्वेश्चन की गारंटी ली हो, लेकिन आपका जो सिलेक्शन की गारंटी है उसकी गारंटी लेती हूँ मैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इन जो कंटेंट है इससे आपका जो पेपर है वो बाहर नहीं जाएगा। लगभग आपका जो है 80% क्वेश्चन है वो आपको इन कंटेंट्स में से देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने इतना डीपली करवाया है पहले से ही ताकि किसी बच्चे को दूसरी किताबों के लिए भटकना नहीं पड़े। समझ रहे हो आप, मैंने सारी पंक्तियाँ भी ली हैं, कथन भी लिए हैं, कथन भी जितने हैं वो ले लिए हैं, पंक्तियाँ इनकी वो भी ली है और इसके बाद में उनकी जो विशेषताएं हैं उनके जो भी कंटेंट है सारे मैंने इकट्ठे करके एक साथ आपको लिखवा रही हूँ। इसलिए मेरी क्लास जो है कम से कम आपने लोगों ने देखा होगा कि 10-15 पेज की मेरी जो एक क्लास होती है। ठीक है,
तो आपको इसको आराम से नोट्स के माध्यम से बनाना है और एक एक चीज को अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे कथन के बारे में, वो भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कथन इनके बारे में कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। साथियों, आपका जो पहला कथन है बिल्कुल मोस्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा कथन है भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। ये कथन किसका है? तो ये भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। ये भी आपका महत्वपूर्ण कथन है। इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ, अगला कथन आपके सामने, भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश भाषा से सद्य विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसका कथन है आपके सामने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इनका कथन है कि भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश भाषा से सद्य विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये कथन किसका? आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का कथन है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ, कवि ने अतिरंजित कल्पना से काम लिया है। बीसल देव अत्यंत प्रतापशाली राजा था, वह स्वयं संस्कृत का कवि भी था। उसने अपना हरिकेली नाटक शिलापट्टों पर खुदवाया था। बीसल देव रासों में वीरता का कहीं आभास नहीं मिलता। इस ग्रंथ में बार बार कहा गया है कि रासों का निर्माण गायन के लिए हुआ है। किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगर साथियों, अगर आप चाहो तो इसमें इतना सा भी याद रख सकते हो कि किस ग्रंथ में बार बार कहा गया है कि रासों का निर्माण गायन के लिए हुआ है। तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने बीसल देव रासों के संबंध में कहा था, ठीक है। कथन एक बार फिर से इनका देख लेना, बहुत मोस्ट है। कवि ने अतिरंजित कल्पना से काम लिया है। बीसल देव अत्यंत प्रतापशाली राजा था, वह स्वयं संस्कृत का कवि भी था। उसने अपना हरिकेली नाटक शिलापट्टों पर खुदवाया था। महत्वपूर्ण लाइन है ये भी। बीसल देव रासों में वीरता का कहीं आभास नहीं मिलता, ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। इतना भी देके पूछ सकते हैं, या फिर इतना पूछ सकते हैं कि इस ग्रंथ में बार बार किसने कहा है कि रासों का निर्माण गायन के लिए हुआ है। तो आपका ये कथन किसका हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं हम, बीसल देव रासों की चर्चित पंक्तियां कौन कौन सी हैं। तो साथियों, यहाँ हम बात करते हैं तो इनकी पंक्तियां हैं, सुनि सेज विदेश पीव, दोऊ दुग नालक क्यों सही है ना जाय, आसोजाम गन मंडिया आस मांडिया मंदिरे गरी कविलास। ये किसकी पंक्तियां? तो आपके बीसल देव रासों की पंक्तियां हैं। इसमें अगर मैं मोस्ट पंक्ति के बारे में बात करती हूँ, एक तो ये मोस्ट है आपके, अस्त्री जन्म कोई दीर्घम दी गई महेश। ये आपके जो है बिल्कुल मोस्ट पंक्ति है बीसल देव रासों के संबंध में। एक आपके ये मोस्ट है, 12 से 72 मजारी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ की शारदा तुति ब्रह्म कुमारी। बिल्कुल आपके जो है ये पंक्ति भी एक मोस्ट है। उनके जन्म के संबंध में जो है वो पंक्ति बहुत ही मोस्ट है। कौन सी? यही पंक्ति जो इनके जन्म से संबंधित है, ठीक है। तो आपको साथियों आज का अपना जो है बीसल देव रासों यही खत्म होता है। तो आपको कम से कम साथियों इतना तो याद रखना ही पड़ेगा बीसल देव रासों के संबंध में, ठीक है। तो इसके बाद हम कल बात करेंगे, आगे आपके आता है उसके बाद वो आता है आपके खुमान रासों, ठीक है, या फिर परमाल रासों के बारे में बात कर लेंगे। इससे पहले कि परमाल रासों खुमान रासों के हमने पढ़ लिया है, तो परमाल रासों के बारे में हम जो है कल बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए यही, धन्यवाद।